हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बादल को घिरते देखा है कविता कवि नागार्जुन के कविता संग्रह युग धारा से संकलित है। और इस कविता में कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। जो बादल की प्रकृति है उसके बारे में इस कविता में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। और इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी, मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आज के अध्याय में हम इसके 3 काव्यांश की व्याख्या जानेंगे और बाकी के काव्यांशों की व्याख्या की चर्चा हम इससे अगले अध्याय में करेंगे। पहले मैं आज का पहला काव्यांश पढ़ रही हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो दोस्तों, पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा है यह नागार्जुन के कविता संग्रह युग धारा से संकलित है और इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। अब इसके भावार्थ को जानते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उज्जवल क्षेत्रों पर बादलों को घिरते देखा है और कवि ने बादलों के मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंद के रूप में मान सरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर गिरते देखा है। कवि ने बड़ी ही सुंदर कल्पना की है कि बादलों के जो ओस की बूंद है वो मानसरोवर झील में जो कमल के पत्र हैं उन पर ऐसे लग रहे हैं जैसे उन पर गिर रहे हैं और मोती जैसे लग रहे हैं देखने में। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक झीलें स्थित हैं। इन झीलों के गहरे नीले जल में मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेते हैं और कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए कमलनाथ के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजते देखा है। कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका ऐसा चित्रण किया है कि जो एकदम मन भावन है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके विशेष को जान लेते हैं। इसमें बादलों को मानव की संज्ञा दी है, यानी कि उनका मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे में पुनरुक्ति अलंकार तथा मोती जैसे में उपमा अलंकार है और आ आकर एवं श्यामल नील सलिल में अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों, दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या जानेंगे। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें भी अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दोस्तों, वसंत की ऋतु है और सुबह की सुंदर बेला थी। वायु धीरे धीरे हवा चल रही है। उगते सूरज की जो मीठी मीठी किरणें हैं वो धरती पर पड़ रही है। सुबह का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है और सूर्य की जो कोमल किरणें हैं वो धरती के साथ साथ अगल बगल की चोटियों पर भी पड़ रही थी। और कवि फिर कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुनहरे वातावरण में उन्होंने एक चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम के हिलोरे भरते हुए देखा है, जिन्हें रात में परस्पर ना मिलने का श्राप मिला हुआ है। इसलिए उन्हें मजबूरन अलग अलग रहकर अपनी रातें बितानी पड़ती हैं।
और जैसे ही सवेरा होता है उनकी वियोग भरी पुकार समाप्त हो जाती है और इनका मिलन होता है। तो ऐसा लगता है जैसे वे जोर जोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर ना मिलने का उल्हाना दे रहे हों। दोस्तों अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ते हैं। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दोस्तों बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है और जो वो मृग है वो अपनी नाभि में से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि जो ये सुगंध है वो उसकी नाभि से नहीं आकर कहीं बाहर से आ रही है, अतः वो भागे जा रहा है लेकिन उसको सुगंध नहीं मिल पा रही, इसलिए वो अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। उसका वह अपने आप पर चिढ़ना भी कवि को बहुत मनोरम लगता है और कवि कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गिरते बादलों के नीचे जो ये दृश्य है, मृग का भागना और उस सुगंध को ढूंढने का और अपने ऊपर चिढ़ने का, यह दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। तो दोस्तों बादल को घिरते देखा है कविता के 3 काव्यांशों की व्याख्या पर हमने आज के अध्याय में चर्चा की। इसके बाकी काव्यांशों के भावार्थ यानी व्याख्या पर हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।